नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन बुनियादी प्रक्रियाओं की जो किसी भी चीज को जिंदा बनाती हैं, मतलब जैव प्रक्रम। जी। आखिर क्या है जो एक पत्थर को एक चिड़िया से अलग करता है? हाँ, और वो कौन से काम है जो हर जीवित चीज को आप कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए लगातार करने ही पड़ते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर आधारित है, जीव विज्ञान की बुनियादी बातों पर। हम समझने की कोशिश करेंगे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को। और ये कैसे मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं। पर शुरू कहाँ से करें? शायद इस सवाल से कि क्या सिर्फ हिलना डुलना ही जिंदा होने की पहचान है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हम किसी को चलते देखते हैं या कोई जानवर जुगाली कर रहा है तो फौरन मान लेते हैं हाँ भाई ये सजीव है। बिल्कुल। लेकिन कोई इंसान सो रहा हो या कोई पौधा जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, वो भी तो सजीव है। सही कहा। उनकी गति हमें साफ साफ दिखती नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिखने वाली गति वो काफी नहीं है। तो फिर असली चीज क्या है? असली चीज है अदृश्य आणविक गति, मतलब हमारे अंदर कोशिकाओं के स्तर पर अणुओं का लगातार हिलते डुलते रहना। अच्छा, अणुओं की गति। हाँ, यही गति हमारी सुसंगठित संरचना जैसे ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, उनको बनाए रखने के लिए जरूरी है, मरम्मत और रखरखाव के लिए। क्योंकि बाहरी माहौल का असर तो पड़ता ही होगा, टूट फूट होती होगी। बिल्कुल। पर्यावरण के प्रभाव से ये संरचनाएं बिगड़ सकती हैं, तो ये आणविक गति उनको ठीक रखती है। और विषाणु का क्या? उनमें भी होती है ये गति? वही तो पेच है। विषाणु में ये आणविक गति अपने आप नहीं होती। अच्छा। उन्हें किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसना पड़ता है, तब वो सक्रिय होते हैं। इसीलिए तो ये बहस है कि विषाणु असल में सजीव हैं या निर्जीव के बीच की कोई चीज। समझ गई। तो ये अदृश्य आणविक हलचल यही है जीवन का आधार। हाँ, और इसी को बनाए रखने के लिए शरीर जो सारे काम करता है, उन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सब मिलकर एक तरह से शरीर को चलाते हैं। बिल्कुल सही। और इन सब कामों के लिए, अनुरक्षण के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तो चाहिए ही। और ये ऊर्जा आती है बाहरी स्रोत से, यानी भोजन से। हाँ, भोजन से। तो भोजन लेना, उसे इस्तेमाल लायक बनाना और फिर उससे ऊर्जा निकालना, यही पोषण और श्वसन की मुख्य बातें हैं। ठीक है, पोषण की बात करें तो मोटे तौर पर दो तरह के जीव हैं, है ना? जी हाँ। एक स्वपोषी, जैसे हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके। और दूसरे विषमपोषी, जैसे हम सब जानवर। हम बना बनाया जटिल भोजन लेते हैं और फिर उसे पचाते हैं। हाँ, एंजाइमों की मदद से उसे सरल बनाते हैं। हम सीधे तौर पर या घूम फिरकर स्वपोषियों पर ही निर्भर हैं। अगर हम इंसानों में पोषण की बात करें तो ये प्रक्रिया तो काफी जटिल है, लेकिन शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। लार से? हाँ, लार में एमिलेस नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। फिर खाना पेट में जाता है। पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। वो एक अम्लीय माहौल बनाता है। किस लिए? वो पेप्सिन नाम के एंजाइम को काम करने में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन पचाता है और पेट की अंदरूनी दीवार को एसिड से बचाने के लिए श्लेष्मा यानी म्यूकस की एक परत होती है। कमाल है। और फिर खाना छोटी आंत में जाता है। हाँ, क्षुद्रांत या छोटी आंत। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। अच्छा, यहीं पर सब काम खत्म होता है? पाचन का मुख्य काम यही होता है। इसे यकृत यानी लिवर से पित्त रस मिलता है। पित्त रस का क्या काम है? वो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसे एमल्सीकरण कहते हैं। इससे एंजाइम वसा पर बेहतर काम कर पाते हैं। और अग्न्याशय, पैंक्रियास, अग्नाशय से भी एंजाइम आते हैं, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए और लाइपेज वसा के लिए। ये बचे हुए खाने को पूरी तरह पचा देते हैं। ठीक है, पचने के बाद ये पोषक तत्व शरीर में कैसे जाते हैं? छोटी आंत के अंदर की दीवार पर उंगलियों जैसे लाखों उभार होते हैं, दीर्घ रोम। विलाय? हाँ, विलाई। ये पचे हुए भोजन को सोख लेते हैं। इनके कारण सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषण खून में जा सके। बिल्कुल। अब आते हैं श्वसन पर। यानी जो खाना पचाया उससे ऊर्जा निकालना। एकदम सही। पोषण से जो ग्लूकोज मिला उसे तोड़कर ऊर्जा मुक्त करना ही श्वसन है। पहला कदम कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। क्या होता है इसमें? ग्लूकोज, जो 6 कार्बन वाला अणु है, वो टूटकर पाइरुवेट बनता है, जो 3 कार्बन वाला अणु है। और इसके बाद? ये ऑक्सीजन पर निर्भर करता है ना? हाँ, यहीं पर ऑक्सीजन का रोल आता है।
अगर ऑक्सीजन मौजूद है यानी वायवीय श्वसन, तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। बिल्कुल, वहां ऑक्सीजन की मदद से ये पूरी तरह टूट जाता है। क्या बनता है आखिर में? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा। और अगर ऑक्सीजन ना हो? अगर ऑक्सीजन नहीं है, अवायवीय श्वसन, तो अलग रास्ते होते हैं। जैसे यीस्ट, खमीर में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और थोड़ी ऊर्जा। हमारी मांसपेशियों में भी तो ऐसा कुछ होता है जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं। हाँ, जब हमारी पेशी कोशिकाओं में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और थोड़ी ऊर्जा मिलती है। इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से दर्द या ऐंठन, क्रैम्प महसूस होती है। अच्छा, तो वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मिलती है? हाँ, काफी ज्यादा। और ये जो ऊर्जा निकलती है वो सीधे इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर? वो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के अणु में जमा हो जाती है। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी? बिल्कुल सही। एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। जब भी कोशिका को किसी काम के लिए ऊर्जा चाहिए, वो एटीपी को तोड़कर ले लेती। अब सांस लेने में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। पौधों में ये काम पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, रंध्रों, स्टोमाटा से होता है। और जीवों में? पानी वाले जीव कैसे सांस लेते हैं? जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ती है। और हम जैसे स्थलीय जीव? हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे फेफड़ों, फुफ्फुस में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें कूपिका, एल्वियोली करते हैं। गुब्बारे जैसे? हाँ बिल्कुल। ये गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत बड़ा सतह क्षेत्र देती हैं। यहीं खून में ऑक्सीजन आती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और खून में ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद ये प्रोटीन ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वहन की, यानी ट्रांसपोर्टेशन की। हाँ, जब शरीर इतना बड़ा और जटिल हो, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हों, तो हर कोशिका तक ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाना और वहां से कचरा वापस लाना, ये एक बड़ा काम है। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल। इसमें मुख्य है हृदय यानी दिल, जो पंप का काम करता है। खून यानी रुधिर। हाँ, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और फिर हैं रुधिर वाहिकाएं यानी खून की नलियां। धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन। जी, धमनियां, आर्टरीज, खून को दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि दिल से खून ज्यादा दबाव पर निकलता है। और शिराएं? वेन्स खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें दबाव कम होता है और इनमें वाल्व भी होते हैं ताकि खून पीछे की तरफ न बहे। हमारे दिल में 4 हिस्से होते हैं, है ना, ताकि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून मिले नहीं। हाँ, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड और वीऑक्सीजनेटेड रुधिर अलग अलग रहते हैं। ये पक्षियों और स्तनधारियों जैसे जीवों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें अपने शरीर का तापमान एक जैसा बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। और पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? उनमें तो दिल नहीं होता। उनमें 2 तरह के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और खनिज लवणों को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। सही। इसमें वाष्पोसर्जन यानी पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ना एक खिंचाव पैदा करता है, जो पानी को ऊपर खींचने में मदद करता है। और फ्लोएम? फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ऊपर भी नीचे भी। इसे स्थानांतरण कहते हैं और इसमें पौधे को ऊर्जा यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, अब आखिरी प्रक्रिया उत्सर्जन यानी शरीर की सफाई। हाँ, शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय, उनमें कुछ बेकार और हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, खासकर नाइट्रोजन वाले, जैसे यूरिया, जो जहरीले हो सकते हैं। बिल्कुल। इनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। इंसानों में ये काम मुख्य रूप से किडनी करती हैं, वृक्क। जी हाँ, हमारे पास एक जोड़ा वृक्क, किडनी होते हैं, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टर करने वाली इकाइयां होती हैं। नेफ्रॉन। हाँ, वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये खून को छानते हैं, यूरिया जैसे बेकार पदार्थ और फालतू पानी को अलग करके मूत्र यानी पेशाब बनाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि छानते वक्त कुछ काम की चीजें भी निकल जाती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब खून नेफ्रॉन में छनता है तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड,
कुछ जरूरी लवण और काफी सारा पानी भी छन जाता है। तो वो सब पेशाब में निकल जाता है? नहीं, नेफ्रॉन की नली में आगे बढ़ते हुए इनमें से ज्यादातर काम की चीजों को चुन चुन कर वापस सोख लिया जाता है और खून में लौटा दिया जाता है। शरीर इन्हें खोना नहीं चाहता। सिर्फ बेकार चीजें और अतिरिक्त पानी ही मूत्र में बचता है। बिल्कुल। अगर किसी की किडनी खराब हो जाए और ये काम ना कर पाए, तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, कृत्रिम वृक्क। हाँ, तब अपोहन या डायलिसिस मशीन खून को साफ करने का काम करती है। पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं? पौधों के तरीके अलग हैं। वो फालतू पानी वाष्पोत्सर्जन से उड़ा देते हैं। कुछ बेकार चीजें वो अपनी पत्तियों या छाल में जमा कर लेते हैं और फिर पत्तियां या छाल गिर जाती हैं। अच्छा। कुछ अपशिष्ट रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में जमा हो जाते हैं और कुछ को वो अपनी जड़ों से आसपास की मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो देखा हमने, ये चारों प्रक्रियाएं पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन कितनी जरूरी हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। एक आखिरी बात जो सोचने पे मजबूर करती है। बताइए। क्या आप जानते हैं कि हमारे फेफड़ों में जो लाखों कूपिकाएं हैं, अगर उनकी सतह को फैला दिया जाए तो वो करीब 80 वर्ग मीटर जगह घेरेंगी। एक छोटे कमरे जितनी। 80 वर्ग मीटर, कमाल है। और एक और बात, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ विसरण मतलब धीरे धीरे फैलकर फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचती, तो अंदाजा है कि इसमें करीब 3 साल लग जाते। 3 साल? अविश्वसनीय। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर में या पौधों में ऐसी कितनी और अनदेखी, अविश्वसनीय रूप से कुशल व्यवस्थाएं हर पल काम कर रही हैं, जिन पर हमारा ध्यान